नमस्कार बच्चों, आज जो है हम लोग क्लास नंबर 3 पढ़ेंगे, है ना। तो जिसमें से आप लोग कल प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे, इसके बारे में जानकारी आप लोग लिए थे। प्रकाश का परावर्तन, है ना। तो इसका परिभाषा हम लोग ने देखा था। क्या होता है? प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। फिर इसका कुछ शब्द भी जाने थे प्रकाश के परावर्तन से, है ना। क्या क्या हम लोग जाने थे? जैसे इसको बोलते हैं आपतित किरण बोलते हैं। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं और दर्पण से टकरा कर जाने वाली किरणें को परावर्तित किरण कहते हैं। इसके बीच में एक लंब बनता है जिसे अभिलंब कहते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? अभिलंब बोलते हैं। ये सब की जानकारी लिए थे। इसको बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं, है ना। इसको परावर्तक सतह बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलते हैं। इसको आपतन कोण बोलते हैं, इसको परावर्तन कोण कहते हैं। ये आई से सूचित किया जाता है, इसको आर से सूचित किया जाता है। इसके बारे में हम लोग कल जानकारी लिए थे। फिर इसके आगे पढ़े थे हम लोग प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। कितने नियम होता है? 2 नियम होता है। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, पहला नियम। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है ना। कोण आई बराबर कोण आर होता है ना। कुछ इससे एक का वो हम नॉर्मिकल भी किए थे मैथमेटिक्स के अनुसार, है ना। इसको बोले थे यह कोण अगर जो 45 डिग्री है तो यह भी कोण क्या हो जाएगा? 45 डिग्री ही होगा, है ना मेरे भाई। ये सब हम लोग कल अध्ययन कर चुके थे। आज अगला आगे पढ़ेंगे, है ना। चलिए और भी कुछ इसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या होता है। देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, अगर जो इस सतह है, चिकनी सतह या दर्पण कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चिकनी सतह होना चाहिए। अगर जो प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है, प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है, फिर उसी पर लौट जाती है, इसी पर लौट जाती है। क्या होती है? लौट जाती है। अगर जो प्रकाश की किरण किसी सतह पर लंबवत पड़ती है तो उसी पर लौट जाती है ना। इसको याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिए। इसको क्या हो जाएगा? अगर जो समतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ती है तो उसी पर लौट जाती है ना। क्या आ जाएगा? लौट जाती है। लिख लीजिएगा इसको, एक पॉइंट नोट बना करके। क्या करना है? नोट बना कर लिख लीजिएगा। आगे अगला, अगर जो परावर्तन यानी प्रवर्तक सतह खुदरी रहा, यानी उबर खाबर रहा, कुछ इस प्रकार रहा मेरे भाई, कुछ इस प्रकार रहा, तो इस पर जो है प्रकाश की किरण आएगी समांतर, लेकिन जाएगी बिखर कर, इधर चल जाएगी, है ना। अगर जो प्रकाश की किरण इस तरह चल जाएगी, है ना, आएगी समांतर लेकिन बिखर के चल जाएगी, है ना, इधर उधर फैल जाएगी। इसको बोलते हैं खुदरी सतह पर। जब प्रकाश की किरण किसी खुदरी सतह पर पड़ती है तो पुनः क्या हो जाता है? बिखर जाता है। उसका प्रकाश के परावर्तित किरण क्या हो जाएगा? बिखर जाता है। इसको याद रखिएगा, है ना। चलिए, ये भी कभी कभी पूछ देता है इसे, लेकिन पूछता नहीं है, अभी तक तो पूछा नहीं है, हो सकता है पूछ दे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? समतल दर्पण। तो चलिए, प्लेन मिरर क्या होता है? समतल दर्पण। क्या पढ़ेंगे? समतल दर्पण। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। समतल दर्पण क्या है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्या हो जाएगा? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं, है ना। लिखिए इसको, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। बहुत ही आसान है ना। क्या है? बहुत ही आसान है। तो देखिए, हम लोग के कुछ इस प्रकार रहता है समतल दर्पण। ये भी हमारा क्या है? दर्पणे है, समतले दर्पण है। जो हम लोग के घर में जो मिरर लगा हुआ रहता है वो हम लोग के क्या है? समतल दर्पण है।
कैसा दर्पण है मेरे भाई? हम लोग को जो घर में मिरर यानी दर्पण जो लगा रहता है, हम लोग सुबह उठ करके आईना देखते हैं, वो क्या हमारा है? समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण है, याद रखिएगा। तो हमने क्या क्या देखा? अगर जो समतल दर्पण में इमेज की बात करें यानी प्रतिबिंब की बात करें तो कहाँ कहाँ बनेगा, है ना? यहाँ लिखेंगे समतल दर्पण द्वारा, यानी कुछ संबंध लिखो। समतल दर्पण से संबंधित शब्द कि शब्द आएगा, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, है ना? तो सबसे पहले क्या क्या जानेंगे, इससे कुछ बातें हम बताते हैं आपको। तो सबसे पहले अगर जो ऑब्जेक्ट यानी कि प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब, इससे पहले हम लोग क्या करते हैं? प्रतिबिंब पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में जानेंगे, है ना? तो चलते हैं, सबसे पहले हम प्रतिबिंब पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, तो प्रतिबिंब क्या है इसके बाद ही पढ़िएगा। चलिए, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? प्रतिबिंब। समतल दर्पण हम लोग पढ़ चुके हैं, अब प्रतिबिंब पढ़ते हैं। तो कहेंगे किसी वस्तु से, यानी कि देखिए अभी हमने आपको बताया था कि अगर जो दर्पण इस प्रकार रहा, यानी परावर्तक सतह इस प्रकार रहा, अगर जो प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ती है तो इसी पर लौट जाती है। अभी हमने बताया आपको, अगर जो प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर लंबवत पड़ती है तो इसी पर लौट जाएगी। उसी प्रकार हम इस तरह भी, इस फिगर को इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर जो प्रकाश की किरणें इस पर इस प्रकार जाएगी तो प्रकाश की किरणें इसी पर लौट जाएगी। ऐसा थोड़ी है। प्रतिबिंब हमको बनाने के लिए अगर जो यहाँ ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, अगर जो यहाँ से बहुत सारे, जैसे यहाँ वस्तु है, तो इस वस्तु से ऐसा नहीं है कि एक ही किरणें निकलता है, बहुत सारा किरणें निकलता है, लाखों करोड़ों में निकल सकता है ना? बहुत सारा किरणें निकलता है, एक किरणें से तो काम चलेगा नहीं। लेकिन हम आपको एक या दो किरणें लेकर के हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आएगा, है ना? तो चलिए, तो एक किरणें हम लिए, अगर जो इससे प्रकाश की किरणें इधर जा रही है तो फिर इसी पर लौट जाएगी। तो ऐसा थोड़ी कि खाली इधर जाएगी किरणें, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है ना? इसको मिटा देते हैं। तो देखिए, प्रकाश की किरणें अगर जो यहाँ से गया तो इसी पर लौट गया। अगर जो प्रकाश की किरणें यहाँ से भी जाती होगी, एक किरणें तो यहाँ से भी जाती होगी, एकदम जाती होगी मेरे भाई, आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से भी इस तरह भी जाती होगी। तो क्या होगा? यहाँ से परिवर्तन के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी, यानी कि इधर लौट जाएगी, है ना? लौट जाएगी। लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं, कैसे कल्पना करेंगे? अगर जो यहाँ पर परावर्तक सतह नहीं रहता, यानी कि यहाँ कांच का खोखला रहता, कांच रहता तो पार हो जाता। तो हम इसको डैश से दिखा सकते हैं, यानी काल्पनिक दिखा सकते हैं। देखिए, इसको कुछ इस प्रकार दिखा सकते हैं मेरे भाई, आपको समझ में आ रहा होगा पूरा, है ना? कुछ इस प्रकार हम दिखा सकते हैं, है ना? तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब यानी इमेज बन जाएगा, है ना? तो देखिए कैसे इमेज बनता है। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर जो हम यहाँ से किसी वस्तु को देखेंगे तो आपको लगेगा प्रकाश की किरणें यहाँ से आ रही है और टकरा कर दर्पण से, लेकिन आप देखिएगा लगेगा कि यहाँ से आ रही है। काहे कि आईना में ऐसा थोड़ी है कि प्रकाश देने से उग रहा है, मैंने देने से आ रहा है, उधर आप लोग देखते हैं, आईना तरफ देखते हैं, यानी यहाँ कोई वस्तु है, इसका इमेज ये बन रहा है, तो हम लोग आईना में देखते हैं, लगता है कि पीछे यहाँ बन रहा है ना? यानी दर्पण के पीछे बन रहा है। तो प्रतिबिंब की परिभाषा एकदम आसान शब्दों में बन जाएगा, है ना? प्रतिबिंब क्या होगा? जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से, यानी प्रकाश की किरण यानी समतल दर्पण से टकरा कर किसी वस्तु पर यानी किसी बिंदु पर काटती है, उनसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या काटते हुए प्रतीत होती है, उसे ही तो हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर तो हम लोग काटते हुए प्रतीत हो रहा है ना? यहाँ पर क्या कर सकते हैं? काटते हुए प्रतीत बन सकते हैं। तो अभी सिर्फ जानिए कि प्रतिबिंब क्या है, आगे इसके बारे में हम रियल इमेज भी पढ़ेंगे, वर्चुअल इमेज भी पढ़ेंगे, अच्छी से जानकारी लेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना जानिए प्रतिबिंब क्या है, फिर आगे की बात करेंगे हम इसके बारे में, पूरा अच्छा से डिटेल से बात करेंगे। तो क्या होगा? प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें
दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटते हुए प्रतीत होती है उसे ही तो हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, है ना मेरे भाई, याद रहेगा। तो प्रतिबिंब की परिभाषा क्या हो जाएगा, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटते हुए प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो हम लोग प्रतिबिंब के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इसके बारे में और भी कुछ जान लेते हैं। प्रतिबिंब हमारा दो प्रकार की होती है। कई प्रकार की होती है, दो प्रकार की होता है। तो देखिए कौन कौन पर होता है वो जान लेते हैं। एक होता है वास्तविक और दूसरा होता है हम लोग के काल्पनिक। वास्तविक होता है वास्तविक और दूसरा हम लोग के काल्पनिक होता है। क्या होता है मेरे भाई, काल्पनिक। एक वास्तविक जिसको रियल इमेज बोलते हैं और काल्पनिक वर्चुअल इमेज बोलते हैं, है ना। एक हमारा होता है वास्तविक रियल इमेज और दूसरा काल्पनिक क्या बोलते हैं इसको, वर्चुअल इमेज। और काल्पनिक के एक नाम और है जिसको हम लोग बोलते हैं आभासी। क्या बोलते हैं मेरे भाई, आभासी इसको बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। ये दो प्रकार के प्रतिबिंब कितने प्रकार के, सीधा सीधी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलेगा कि प्रतिबिंब कई प्रकार के, तो आप बोल दीजिएगा सीधा सीधी आंख मूंद करके दो प्रकार के। कह देगा कि कौन, इसमें ऑप्शन दे देगा कि दो ऑप्शन रहेगा, कहेगा एक प्रतिबिंब वास्तविक दूसरा काल्पनिक, और फिर एक तीसरा ऑप्शन में रहेगा कि इनमें से दोनों, तो इनमें से आपको, और तीसरा चौथा में रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो आपको सीधा सीधी मार देना है कौन, ऑप्शन नंबर बोथ वाला, यानी कि ए बी दोनों, यानी दोनों प्रतिबिंब की प्राप्ति होती है। क्या है प्रतिबिंब कई प्रकार के, दो प्रकार, वास्तविक और काल्पनिक। याद रखिएगा, बहुत है इतना, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछने वाला है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं वो भी जान लेते हैं, है ना। अभी तो आपको हम फिगर दिखाए थे काल्पनिक के, क्योंकि आभासी बन रहा था समतल दर्पण में, तो आगे इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अब इसको परिभाषा याद रखना है वास्तविक प्रतिबिंब के, है ना। तो प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है उसे ही तो हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और काटती हुई प्रतीत होगा, यानी काटती हुई मालूम पड़ेगा, यानी कल्पना करेंगे, यानी सपना देखेंगे, तो कैसा प्रतिबिंब होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा, है ना। तो हम लोग की पढ़े इसके बारे में, एक हमने पढ़ा वास्तविक, दूसरा पढ़ा आभासी, आभासी इसी के नाम है काल्पनिक, काल्पनिक, है ना, इसी का क्या नाम है, काल्पनिक। हमने पढ़ा वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक पर काट तो ही मालूम पड़ेगा, यानी रियल बनेगा, तो उसको बोलेंगे वास्तविक, और जो आभासी होगा उसको क्या बोलेंगे, काल्पनिक, है ना, इसी का नाम है काल्पनिक। यानी इसमें क्या होगा, काटते ही प्रतीत होगा, क्या हो जाएगा, काटते ही प्रतीत होगा, यानी कि आ जाएगा हमारा कैसा प्रतिबिंब है, आभासी। और इसमें काटती एकदम रियल में काट देंगे, उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। चलिए आगे भी बढ़ते हैं, इसके बारे में और भी आगे चर्चा करेंगे, है ना, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो समतल दर्पण में इमेज की बात कर रहे थे हम लोग, प्रतिबिंब के बारे में बात कर रहे थे, प्रतिबिंब की आपको जानकारी हो गया। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है, देखिए कुछ इस प्रकार हम लोग के समतल दर्पण है, क्या हम लोग के समतल दर्पण में है, अगर जो वस्तु यहाँ पर है तो इससे बहुत सारे किरणें निकलेगा। एक तो हमारा सीधे भी जाएगी, है ना, सीधे जाएगी तो इसी पर लौट जाएगी, आपको हम अभी बताए थे। और फिर यहाँ से ऐसा ना कि ढेर सारा किरणें निकलता है, लाखों करोड़ों निकलता है, एक किरणें यहाँ से भी यहाँ जाएगी, है ना। तो दो किरणें लेकर के हम आपको बताएंगे। फिर यहाँ से परिवर्तन के बाद लौट जाती है ना, लौट गई। अब देखिए अगर जो इसका हम कल्पना करें तो यहाँ कुछ इस प्रकार के जाता यानी कि किरणें, और फिर यहाँ से एक किरणें आता और यहाँ पर क्या कर देता, हमारा प्रतिबिंब का निर्माण कर देता, यानी इमेज का निर्माण कर देता। यहाँ वस्तु रखा गया है ना। तो देखिए क्या क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले अगर जो कहेगा वस्तु यहाँ, प्रतिबिंब यहाँ, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गया, ये बराबर है। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। क्या लिखेंगे, बराबर, बराबर होता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप लिखिए बढ़िया से, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होता है। पहला लिखिए, वस्तु की ऊंचाई
वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होता है। लिखते जाइए आप, है ना। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे मेरे भाई, इसको याद रखिएगा। पहला लिखा दिए वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। फिर देखिए तीसरा क्या हो जाएगा हम लोग के, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ काटते हुए प्रतीत हो रहा है, अभी बात किए थे हम लोग, काल्पनिक प्रतिबिंब काटते हुए प्रतीत होगा तो उसको क्या बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे। तो तीसरा क्या हो जाएगा, इसको काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब बनेगा, है ना। आभासी प्रतिबिंब, इसी के नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होगा। हमेशा समतल दर्पण में याद रखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब का ही निर्माण होता है ना। तीसरा क्या हो जाएगा, चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, चौथा पॉइंट हो जाएगा इसमें जो है प्रतिबिंब जो है पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसे प्रतिबिंब बनता है उल्टा प्रतिबिंब, ये भी बताते हैं, हम आपको जानकारी दे रहे हैं, है ना। पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनता है, या अपना ध्यान रखिए कैसे बनता है। जैसे हम लोग समतल दर्पण में जाते हैं, यानी घर के आईना के देखते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि अगर जो दायां भाग ऐसे हाथ खड़ा करते हैं दायां, तो हमको दिखता है बायां आईना में, है ना। पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो दायां भाग को बायां दिखाता है और बायां भाग को दायां दिखाता है ना। इस प्रकार के उसमें फेस दिखता है, किसमें, समतल दर्पण में। हम लोग के जो घर के आईना, अगर जो आप तक अभी तक नहीं गौर किए हैं तो आप अभी जा करके तुरंत देखिए, है ना। इस तरह देखिएगा, दायां उठाइएगा तो बायां दिखेगा और बायां उठाइएगा तो दायां दिखेगा, यानी कह सकते हैं पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनता है। पांचवा पॉइंट क्या लिखेंगे मेरे भाई, पांचवा पॉइंट लिखेंगे, कहेंगे इसमें जो है अगर जो इसमें क्या बोलता है, वास्तविक यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है मेरे भाई, इसमें सीधा प्रतिबिंब बनेगा। पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा, याद रखिएगा हमेशा पांचवा। अब छठा पॉइंट देखते हैं, एग्जाम के दृष्टि से बहुत VVI क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें जो है एगो आपका ना तो आपका पड़ोसी के सेट में जरूर रहेगा, एक क्वेश्चन फिक्स है। इसमें जो है सीधा प्रतिबिंब बनेगा, तो सीधा प्रतिबिंब हो गया, है ना। फिर तीसरा क्या, छठा पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे भाई, पांचवा छठा क्या हो जाएगा, अगर जो हम अपना इमेज देखना चाहते हैं तो दर्पण कम से कम कितना होना चाहिए, यानी फुल इमेज, मतलब अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, पैर से लेकर के यहाँ तक पूरा इमेज देखना चाहते हैं तो कितना बड़ा इमेज लेना होगा, यानी मिरर लेना होगा। तो कम से कम अगर जो आदमी यानी मैन अगर जो 6 फुट का है, 6 फुट का है, तो उसको इमेज यानी कि दर्पण जो है कम से कम आपको 3 फुट होना चाहिए। इन क्या 3 फुट, कितना फीट के लेना होगा, 3 फुट के, तब हम अपना पूरा इमेज देख सकते हैं, है ना। समझ में आ गया होगा आपको। अगर जो यहाँ मिरर है, क्या है, हम लोग मिरर इसको लेंगे, मिरर इमेज को फुल इमेज देखना है तो प्रतिबिंब कम से कम जो है हमको लेना है कम से कम इमेज। अगर जो दर्पण 3 फुट लिए तो इसका इमेज जो बनेगा कम से कम इमेज वस्तु के आधी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वस्तु के आधी होना चाहिए, तब हम अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं, है ना। चलिए, ये समझ में आ गया होगा आपको। इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा, कम से कम 10 क्लास में। इससे हाई चलेंगे तो और भी आगे बढ़ेगा, लेकिन इससे ज़्यादा तुम लोग के नहीं पूछेगा। 6 पॉइंट याद रखिए, बहुत है। तो सबसे पहले पॉइंट क्या बताएं, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होता है, यानी जितना दूर में वस्तु है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 10 मीटर है, इधर भी 10 ही मीटर होगा। क्या होगा, 10 मीटर होगा, यानी वस्तु की दूरी क्या हो गया और प्रतिबिंब की दूरी बराबर हो गया। यानी दूसरा पॉइंट हम क्या लिखा है, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, समान होगा। यानी इसका वस्तु जो हम लोग का मान लेते हैं 5 फीट का है, तो ये भी क्या बनेगा, 5 ही फीट के बनेगा। कितना फीट के बनेगा, 5 ही फीट के बनेगा। फिर तीसरा पॉइंट लिखा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसी का नाम है आभासी प्रतिबिंब। यानी काल्पनिक क्या हो गया, यानी काटती हुई प्रतीत हो रहा है। क्या हो रहा है, काटती हुई प्रतीत हो रहा है, वास्तविक नहीं बन रहा है। इसके आगे बढ़िया से चर्चा करेंगे, है ना। चलिए, इसके आगे बताएं आपको, पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है,
पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं आईना में अपना घर में जो देखते हैं अपना समतल मिरर जो लगा रहता है उसको अगर हम बायां हाथ दिखाते हैं तो दायां दिखाता है और दायां दिखाते हैं तो बायां दिखाता है ना। तो वही हो गया हमारा लोग क्या है, पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब। और सीधा प्रतिबिंब बनता है अगर जो आपको कहीं भी नजर आ जाए आभासी काल्पनिक हमेशा मारिए सीधा, यानी कि आभासी जो होता है यानी कल्पना, हम लोग जो सपना देखते हैं हमेशा वो क्या होता है, सीधा सपना देखते हैं। ऐसा नहीं हम लोग के कि हमको हम भी कोई भी चाहता है कि हम बन जाए नरेंद्र मोदी, सपना हम देखते हैं लेकिन ऐसा होता है, लेकिन सपना हमेशा सब सीधा सोचता है। इसीलिए कल्पना बात करें यानी काल्पनिक की बात करें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा, याद रखिएगा, है ना। हमेशा अगर जो कह दे कभी कन्फ्यूजन लगे कि हमको इसमें सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा तो कैसे पता चलना है, तो हमेशा देख लेना कि इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है यानी आभास हो रहा है, तो हमेशा सीधा यानी कल्पना हम लोग जब सपना देखते हैं या सोचते हैं तो हमेशा सीधा सोचते हैं, है ना, कि हमारे साथ बुरा ना हो, लेकिन क्या हो जाएगा हम लोग के सीधा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब पढ़ेंगे हम लोग गोलीय दर्पण। क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है, तो सबसे पहले हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ लेते हैं। गोलीय दर्पण क्या है इसका परिभाषा भी जान लेते हैं, है ना। गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जो जिसका प्रवर्तक सतह एक खोखले गोला का भाग हो, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, है ना। गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा परिभाषा, है ना। कितने लिखते रहेंगे, लिखेंगे तो दिक्कत हो जाता है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, वेस्ट भी होगा आपका भी टाइम। क्या कीजिएगा, वीडियो रोक करके हम जैसे बोलते हैं वैसे लिख दीजिएगा, बस क्या करना है, वीडियो रोक करके और लिखना है। तो कहेंगे गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका प्रवर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो देखिए गोलीय दर्पण कुछ इस प्रकार पर आता है, फिगर हम जान लेते हैं इसके माध्यम से। देखिए ये क्या हमारा है, एक हमारा ये गोला है, समझिए खोखला गोला है, क्या है, अगर जो इसको हम यहाँ से दो भाग काट दिए, यहाँ से एक भाग और यहाँ से एक भाग काट दिए, क्या करिए, यहाँ से एक भाग काटें और यहाँ से एक भाग काट दिए, तो इस भाग को अलग कर देते हैं, यहाँ पर हम पाते हैं आपको, देखिए यहाँ पर, तो इसको उधर की ओर रंगेंगे, अगर जो बाहर की रंगेंगे तो ये पीछे ये जो हो जाएगा हमारा प्रवर्तक सतह हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये परावर्तक सतह हो जाएगा। और अगर जो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, इस फिगर को यहाँ पर ले आते हैं काट करके उठा करके, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको अंदर की ओर रंगेंगे, किधर रंगेंगे, अंदर की ओर, और इसका परावर्तक सतह क्या हो जाएगा, इधर की हो जाएगा, परावर्तक सतह इधर की ओर हो जाएगा, है ना। इधर इसका क्या परावर्तक सतह किधर हो गया, इधर हो गया, और इसका क्या हो जाएगा, इधर रंगा हुआ भाग हो गया, इधर रंगा हुआ भाग हो गया, यानी कि इसका जो लेप लगा हुआ रहता है, देखेंगे आप दर्पण के पीछे लेप यानी कलाई किया हुआ रहता है, ये किस चीज़ का रहता है ये आप लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आज हम आपको बता देते हैं। इसका जो है सिल्वर नाइट्रेट का रहता है, इसका सूत्र होता है AgNO3 होता है, इस सिल्वर नाइट्रेट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सिल्वर नाइट्रेट, याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। हर एक दर्पण में लगा रहता है, अगर जो अच्छा खासा आप लोग इमेज खरीदते हैं तब, है ना, मिरर क्या खरीदेंगे, मिरर जो है अच्छा खासा मिरर खरीदेंगे तो इसमें जो है सिल्वर नाइट्रेट का लेप लगा रहता है ना, ताकि परावर्तक सतह उसका क्या हो, बढ़िया, इमेज भी हमको अच्छा दिखे, है ना, इसलिए लगा रहता है, सिल्वर नाइट्रेट का लगा रहता है, याद रखिएगा। तो चलिए अब जो है ये जो है गोलीय दर्पण को दो भाग में बांट दिए, कितने भाग में बट गया, दो भाग में, इसको हम नाम देंगे, अब ये हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण, ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। कैसे होता है ये भी जान लेते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण और इसको बोलेंगे हम लोग अवतल दर्पण, इसको बोलेंगे अवतल दर्पण बोलेंगे। तो कैसे होता है ये भी जान लेते हैं। तो इसका बहुत ही आसान परिभाषा हो सकता है, इसका फिगर से ही पता चल रहा है कि उत्तल है और ये पता चल रहा है फिगर से ही कि अवतल है। तो इसका क्या परिभाषा हो जाएगा, इसका परिभाषा हम लोग देंगे तो बहुत ही आसान शब्दों में कह सकते हैं मेरे भाई, क्या हो जाएगा, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। दूसरा, इसका अगर जो परिभाषा देंगे तो कहेंगे वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो उसे कहते हैं
उत्तल दर्पण कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही आसान हो गया। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ, प्रवर्तक सतह यानी कि ई वाला नहीं भाग देखिएगा, इधर के भाग प्रवर्तक सतह देखिए, ये क्या आ जाएगा हम लोग के, इसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। यानी जिसको कह सकते हैं, देखते हैं कि आप लोग के बीच में सब रहता है, लेधू पेट वाला रहता है, तो समझ लीजिए कौन दर्पण लेके घूर रहा है, उत्तल दर्पण। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, इससे बढ़िया आसान नहीं हो सकता। एकदम सीधे समझना, जिसका लेधू पेट निकल रहेगा उसको समझ जाइएगा वो क्या है, उत्तल दर्पण। अजय बेचारा एकदम पूरा सपाट है, अंदर के घुसल है, उसको समझ जाइएगा क्या है, ये अवतल दर्पण है ना। इससे कंपेयर हम लोग कर सकते हैं। आप लोग के घर में चम्मच भी होगा, चम्मच भी होगा, एक साइड देखते हैं उठा हुआ रहता है, एक साइड धंसा हुआ रहता है ना। अगर जो जिस साइड में वो धंसा हुआ है उस साइड अगर जो रहा तो वो क्या हो जाएगा, धंसा हुआ भाग तरफ क्या हो जाएगा, अवतल। और नहीं से याद रहता है, इस तरह याद कर सकते हैं, काहे कि आप लोग के एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या, इसको जब काटें, एक गोलाकार को काटें, खोखले गोला को काटें, तो इसमें हमने देखा कि लिखा था अ से, आई लिखा था ऊ से। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अ, उसके बाद ऊ। कोई भी अगर जो इसको हम काकाहारा में पढ़ेंगे तो पहले अ पढ़ते हैं, उसके बाद ऊ पढ़ते हैं, है ना। अगर जो आ आया, आ के मतलब क्या हुआ, जो हो जाएगा अवतल। आ के मतलब क्या हो जाएगा, अवतल। आ देखिए, ये जो आ लिखा था हम लोग के, इसको आ पढ़ते हैं, है ना। ये जो आ लिखाता है कुछ इस प्रकार के ही लिखाता है ना। और ऊ जो लिखाता है, ऊ जो देख रहे हैं इस प्रकार, ऊ मतलब उत्तल, इसको याद रखिएगा, बहुत ही आसान है, इसको कुछ नहीं करना है। अने तो ऐसे नहीं याद होता है, तो अभी बताएं आपको कि जिसका पेट उठा हुआ रहेगा उसको क्या कहेंगे, उत्तल, और जिसका धंसा हुआ रहेगा उसको क्या कहेंगे, अवतल। बहुत ही आसान है, इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता है। कभी आप नहीं भुलाइएगा इस चीज़ को, है ना। कभी भुलाने की भी चेष्टा कीजिएगा तो याद रखिएगा, मेरा बात को याद रखिएगा, हमने क्या बोला उसको याद रखिए, ध्यान में आपको तुरंत आ जाएगा एग्जाम में भी। और इस पर क्या किसका लेप लगा रहता है, AgNO3 का लगा रहता है ना। इतना बहुत है, इससे ज़्यादा। चलिए अब इसके बारे में आगे इसका शब्द भी कुछ पढ़ लेते हैं। इसका शब्द क्या होता है, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ शब्द जान लेते हैं, है ना। तो देखिए क्या क्या होता है इसका शब्द। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने क्या किया अभी तक, एक हमारा ये क्या है, खोखला गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण है। अगर जो हमने इसको यहाँ से काट दिया और यहाँ हमने लिख दिया इसको, ये हमने बना दिया क्या, अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या है मेरे भाई, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है तो देख रहे हैं इसका कोई न कोई केंद्र होगा, तो केंद्र होगा, काहे न होगा, सब कुछ का केंद्र होता है, सबके केंद्र है, बिना केंद्र के कोई वस्तु नहीं है। हम लोग का भी केंद्र है। अगर जो हम लोग का केंद्र नहीं रहेगा तो हम लोग खड़ा नहीं रह पाएंगे, गिर जाएंगे कहीं पर। तो देखते हैं हम लोग के सबके नाभिक बना रहता है, सबका केंद्र है। कोई ट्रक चल रहा है उसका भी केंद्र है। अगर जो देखते हैं ट्रक में लिखा रहता है कि ओवरलोड ना करें, ओवरलोड करने से ट्रक पलट सकता है, क्यों, उसका केंद्र जो है, नाभिक केंद्र होगा, अलग बन जाएगा, क्या आ जाएगा। तो इसीलिए उसका क्या, गाड़ी उड़ी चलाने में दिक्कत हो जाता है। कभी कभी देखते हैं हम लोग मोटरसाइकिल पर चलते हैं तो ओवरलोड चल लेते हैं, कभी 3 को बैठाने की जगह पर 4 को बैठा लेते हैं, तो उसको दिक्कत होता है चलाने में, टायर उठने लगता है आगे आगे पीछे, मतलब उसका केंद्र क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है, इससे खतरा भी हो सकता है। समझ गए आप लोग। इसीलिए हर चीज़ का केंद्र होता है, इसलिए इसका भी केंद्र है, जिसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं, जिसे हम C से सूचित करते हैं। इसको क्या से सूचित करते हैं मेरे भाई, C से सूचित करते हैं, है ना। तो देखिए, तो इसी प्रकार यहाँ से हम काट के लिए आए, तो ऐसा थोड़ी इसका केंद्र हट गया, इसका केंद्र है, बचा हुआ है। तो यहाँ पर केंद्र हम मान लेते हैं, यहाँ पर है, इसको डैश से हम सूचित कर सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार पहले से था, है ना, इस प्रकार होगा, तो इसीलिए मेरा केंद्र बन गया, है ना। क्या बन गया, हमारा केंद्र बन गया। तो इसके क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो पहला पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा, वक्रता केंद्र आ गया। तो लिखिए पहला वक्रता केंद्र, और इसके बारे में कुछ लिखिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। इसको हम C से सूचित करते हैं, याद रखिएगा, है ना। किससे सूचित करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। तो कहेंगे उस खोखले गोले का भाग जिसका बीच का केंद्र, उसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इस जो बीच के भाग होता है इसी को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, याद रखिएगा।
अब देखिए इसके बारे में आगे हम बढ़ते हैं, क्या क्या पॉइंट आता है। आपने देखा होगा एक ही दर्पण है हम लोग के, अवतल दर्पण। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। इसके बीच में भी एक बिंदु होता है, इसके बीचों बीच भाग, यानी दर्पण के कह सकते हैं बीचों बीच भाग, जिसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। इंग्लिश में इसको पोल बोलते हैं, है ना। इसको बोलते हैं क्या मेरे भाई? ध्रुव बोलते हैं। इसको बोलते हैं ध्रुव, इंग्लिश में यानी पी से इसको सूचित करते हैं, इसको पी से सूचित करते हैं, है ना। अभी हमने बताया वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र यहाँ पर मान लेते हैं इसका है वक्रता केंद्र, इसको सी से सूचित करते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक की कुछ न तो कुछ दूरी होगा इसका। देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कुछ ना कुछ तो दूरी होगा। अगर जो इसको हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं ये वक्रता केंद्र से, तो कहीं पर इसको इस तरह भी जा सकते हैं और इस तरह भी जा सकते हैं, घूम घूम के भी जा सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? न्यूनतम दूरी लेंगे, यानी कि क्या लेंगे? न्यूनतम दूरी। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं बुड़बक होगा कि ऐसे दिया जाएगा घूम करके? ऐसा नहीं जाएगा। जब भी जाएगा तू कहेगा कि ऐसी तो मार दूँ, मारता है भी तू लोग। अब जमाना भी वही है ना। तो क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक की दूरी जाएंगे, यहाँ से यहाँ गए, इसको बोलते हैं हम लोग मुख अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख अक्ष। दूसरा पॉइंट क्या आ गया मेरे भाई? मुख अक्ष। मुख अक्ष बोलते हैं। और इसी का नाम है प्रधाना अक्ष। क्या कहेंगे? प्रधाना अक्ष। इसी का क्या नाम है? प्रधाना अक्ष। इसका दो नाम हो गया, मुख अक्ष, प्रधाना अक्ष हो गया, है ना। इसको क्या बोलते हैं? मुख अक्ष और प्रधाना अक्ष। अगर जो कहेगा इसका परिभाषा बताइए तो क्या हो जाएगा? तो कहेंगे वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग? मुख अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? मुख अक्ष कहते हैं। क्या आ गया? मुख अक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं? मुख अक्ष कहते हैं। अच्छा, अब कुछ और भी, अगर जो हम लोग के मुख अक्ष पता हो गया तो तीसरा पॉइंट क्या आएगा इसके बारे में जान लेते हैं, है ना। हम लोग के तो मुख अक्ष भी पता हो गया। अब क्या करते हैं? इसको कुछ नीचे लिखते हैं, फिगर को फिर से मुटा करके देखिए। तो देखिए ये हमारा है अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण है। इसको बोलते हैं पोल, अभी हम लोग जाने हैं। इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, और यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं मुख अक्ष, प्रधाना अक्ष, है ना। इसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र, और इसको बोलते हैं मुख अक्ष। तो देखिए हमने देखा कि प्रकाश की किरणें अगर जो मुख अक्ष के समांतर जा रही, कहाँ जा रही है? मुख अक्ष के समांतर जा रही है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, यानी एक बिंदु पर काटती है या मिलती है, इसको जो यहाँ पर जो काट रही है इसी को बोलते हैं हम लोग फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको फोकस बोलते हैं, जिसको बड़की एफ से सूचित करते हैं, है ना। ऐसा नहीं थोड़ी कि इधर से ही किरणें जाएगी, इधर से भी जा सकती है। तो यहाँ से भी हम भेजेंगे तो कहीं से भी यहाँ किरणें भेजिए, मुख अक्ष के समांतर किरणें जाएगी तो किरणें फोकस से ही होकर जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोकस कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होगा? मुख अक्ष के समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या काटती है उसे ही क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, है ना। उसको क्या बोलते हैं? फोकस कहते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या आ गया हम लोग के? फोकस। बहुत ही आसान है, इससे आसान नहीं हो सकता है ना। चलिए, तो फोकस समझ में आ गया होगा आपको। फोकस किसको कहते हैं? हम लोग को फोकस भी पता हो गया, है ना। अब क्या क्या करते हैं? अब हम लोग के यहाँ से यहाँ तक अब आता है वक्रता केंद्र हो गया। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? वक्रता त्रिज्या क्या होता है? देखिए यहाँ हम लोग क्या वक्रता केंद्र है, ये हम लोग के वक्रता केंद्र है। अब वक्रता त्रिज्या यानी कि ध्रुव और इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, जिसको बड़की आर से सूचित करते हैं। इसको क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसको कह सकते हैं चौथा में वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या ये हो जाएगा हम लोग के वक्रता त्रिज्या। यानी इसका परिभाषा क्या हो जाएगा वक्रता त्रिज्या के? कहेंगे वक्रता केंद्र और पोल के यानी कि ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब आता है पांचवां फोकस दूरी। क्या आता है? फोकस दूरी। क्या हो जाएगा? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी किसको कहेंगे? तो देखिए पोल यानी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? यहाँ की दूरी कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहते हैं? फोकस दूरी। तो इसका परिभाषा भी क्या हो जाएगा? क्या देंगे? फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, याद रखिएगा। छठा पॉइंट क्या हो जाएगा हम लोग के, ध्रुव या अभी पोल, यानी अभी कह रहे थे इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, यानी कि कहेंगे दर्पण के बीच के बिंदु को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, यानी ध्रुव कहते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव, ध्रुव कहते हैं। ये 6 पॉइंट इससे रिलेटिव था, इसके बारे में जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक था, है ना। तो क्या क्या हम लोग जानकारी ले लिए, वक्रता केंद्र ले लिए, मुख अक्ष ले लिए, फोकस दूरी ले लिए, वक्रता त्रिज्या ले लिए, फोकस दूरी ले लिए, ध्रुव ले लिए, है ना। तो इस याद रखिएगा, बहुत ही आसान था और सरल भी था, है ना। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब जो है इसके आगे में क्या पढ़ेंगे, अच्छा अभी तो हम लोग बात किए अवतल दर्पण, लेकिन कहिएगा उत्तल दर्पण में कैसे होगा, है ना। तो इसका सेम होता है, तो देखिए कैसे होता है। इसका सेम क्या हो जाएगा, देखते हैं, दोनों पार लेते हैं अभी। अब क्या करेंगे हम लोग, एक हमने लिया उत्तल दर्पण, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और एक हमने ले लिया अवतल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अवतल दर्पण कहते हैं, है ना। ये हमारा हो गया क्या, उत्तल दर्पण हो गया, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। यहाँ लिख देते हैं उत्तल दर्पण, और इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण हो गया। तो देखिए, तो इसमें क्या होता है, फोकस कहाँ होगा और ध्रुव कहाँ होगा, ध्रुव तो सबका सेम ही होगा, यहीं पर होगा, इसमें भी यहाँ पर भी सेम होगा, बीच बीच में, है ना। ये हमारा क्या हो जाता है, मुख अक्ष बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं, मुख अक्ष बोलते हैं। यहाँ पोल यानी ध्रुव बोलते हैं, पी से सूचित करते हैं, इसको भी पी से सूचित करते हैं। इसको वक्रता केंद्र कहते हैं, है ना, इसको फोकस कहते हैं। यहाँ पर भी वक्रता केंद्र बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोकस। यहाँ हो जाएगा हम लोग के, हाँ फोकस, क्या हो जाएगा, फोकस। और यहाँ से एक बिंदु आएगी काटती हुई, देखिए इसमें भी जाएगी। अगर जो पारदर्शी रहता तो पार ही हो जाता, तो हम क्या करेंगे, इसमें कल्पना कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार पार हो जाता अगर जो रहता, तो है तो नहीं, लेकिन फिर भी इसका क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार के होता। तो इसमें क्या होगा, प्रकाश की किरणें देखिए मुख अक्ष के समांतर जाएगी उत्तल दर्पण में। अगर जो प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समांतर जा रही है, तो दर्पण से परिवर्तन के बाद ये फैल जाती है, यानी इस तरह चल जाती है, फैल जाती है, एक बिंदु पर नहीं मिलती है। देखिए इधर से भी जाएगी तो इधर चल जाएगी, तो क्या हो रहा है, इसको फैल रही है। यहाँ से भी जाएगी तो फैल जाएगी, क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, इस प्रकार हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। देखिए, लेकिन इसमें अगर जो प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समांतर जा रही है, तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। तो देखिए मुख अक्ष के समांतर जा रही है, तो प्रकाश की किरणें फोकस से गुजरेगी। कहीं से भी भेज दीजिए किरणें, सब फोकस से ही गुजरेगी, है ना। कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। चलिए ये समझ में आ गया होगा। इसीलिए एक जगह इकट्ठा कर रही है, ये किरणें को क्या कर रही है, एक जगह इकट्ठा कर रही है। ये किरणें क्या कर रही है, फैला रहा है, क्या कर रहा है, फैला रहा है। तो इसीलिए हम इसको कहेंगे, इसको और एक नाम आएगा जिसका नाम है अभिसारी दर्पण। ये हो जाएगा हमारा अभिसारी दर्पण। क्या हो जाएगा, अभिसारी दर्पण। इसको क्या नाम हो जाएगा, अभिसारी। इसका भी एक नाम और आएगा जिसको कहेंगे अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। ये भी आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। बहुत ही VVVI समझ लीजिए, इसको क्या समझ लीजिए, VVVI समझ लीजिए। इसमें भी लड़का क्या करता है, फंस जाता है। दोनों ऑप्शन रह जाता है, और ऑप्शन रहवे करेगा दोनों में, कह देगा किस दर्पण को जो है कि अभिसारी दर्पण कहा जाता है। ऑप्शन में दोनों रहेगा, क्या रहेगा, दोनों रहेगा। तो इसमें क्या होता है, सब फंस जाता है। तो इसमें भी ध्यान रखना है, और बहुत ही ध्यान रखना है। तो वहाँ पर क्या कीजिए, फिगर पार कर बनाने की कोशिश कीजिए, तब आपको दिक्कत होने की संभावना कम रहेगी। तो क्या करना है, तो हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसको अवतल दर्पण कहते हैं। और ये भी जानते हैं कि जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है तो क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो देखें कि हम लोग फोकस दूरी, अगर जो मुख अक्ष के समांतर किरणें भेजते हैं तो किरणें इसमें क्या हो रहा है, फैल रहा है, तो उसको अप हो रहा है। फैलेगा मतलब अप होगा। उत्तल में क्या होगा, अप होगा, उत्तल में अप।
अवतल में अभी होगा, अवतल में क्या होगा, अभी होगा, अवतल में अभी होगा, है ना। इसमें अप होगा और इसमें क्या होगा, अभी होगा, याद रखिएगा। इससे याद रख सकते हैं, बहुत ही आसान है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण किसको कहते हैं, अवतल दर्पण को। अपसारी किसको कहते हैं, उत्तल दर्पण को कहते हैं। इससे याद रखिएगा, है ना। चलिए, यहाँ तक के ज्ञान हो गया होगा, आपको पता चल रहा होगा धीरे धीरे, है ना। तो आज का क्लास एजे तक रखते हैं, अगला कल।